नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है संतरे वाली। इसे लिखा है वनमाली ने। चंदा को लोग संतरे वाली के नाम से ही जानते हैं, पर वह सिर्फ संतरे ही नहीं बेचती। उसकी डलिया में अमरुद भी होते हैं, केले और सेब भी, और कभी-कभी वह आम और अंगूर भी ले आती है। चंदा घर में अकेली औरत है। माँ बाप थे कभी, सो न जाने कब कूच कर गए। वह अपने स्वामी को भी खो चुकी थी। अब सब खोकर चंदा केवल अपने रूप को ही लक्का चोरी से समेटकर अपना बना सकी है। सो चंदा उसकी कदर जानती है, और इसी से वह उसे बड़े संवार कर वह निखार कर रहती है। चंदा में गर्व है, इसी से उसमें हिंसा है। माया मोह का नाता तोड़कर अब उसने संसार से हिंसा का नाता जोड़ा है। चंदा इसलिए संसार को कोरा सहती नहीं, वह उसे पूरे बल से अपनी ओर खींचकर कल्पाना चाहती है। इतवार के दिन जब चंदा कॉलेजों के हॉस्टलों में फल पहुंचाने जाती है, तब वह अपनी चुहल में हृदय की आग भर उसे बिछड़े हुओं के हृदय में पहुंचा देती है और उन्हें सुलगा देती है। पर जहाँ चंदा जलाती है, वहाँ जलना भी जानती है। इसी की कड़ी है। कॉलेज के लड़के उसे देख अपना सब भूल जाते हैं, और चंदा भी उनसे खूब हंसती बोलती है, खूब कस कस कर मोल भाव करती है। किंतु मजाल क्या कि चंदा से कोई ठोस बात कह दे। सभी जैसे चंदा को अपना मानकर भी अपने से दूर मानते हैं। चंदा इन भटके हुओं को हंसाकर रुलाकर सुख पाती है। वहीं वह घर आ खोई सी फटी चटाई पर बड़ी रात तक अपने टूटे छप्पर के सुराखों से ऊपर जलते हुए आसमान को देखा करती है और बिसूरा करती है। इस बार चंदा के रूप के लोभी लड़के उसकी याद करते गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने घरों से यहाँ आए हैं। तब उनके समूह में एक नया लड़का आकर समा गया है। वह है अबनी कुमार या अबनी। अबनी स्वभाव का इतना भोला व सरल है कि जब छुट्टी के दिन चंदा हॉस्टल में फल बेचने आती है, तब वह और लड़कों के साथ छेड़खानी में शरीक नहीं होता। लड़के उसकी यह कमजोरी देख हंसते हैं और उस पर ताने बरसाते हैं, पर उसे अपने में समेट नहीं पाते। अब की बार जब चंदा फल बेचने आई, तब अबनी भी सेब खरीदने की गरज से बाहर निकल आया। उसे आता देख लड़कों ने ताने कसे, किसी ने पानी बरसाया और किसी ने अबनी के पास जाकर उसे अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेने पर बधाई दे डाली। चंदा इन सब बातों का कुछ अर्थ न लगा सकी। वह सिर्फ अपने सामने एक सरल सुख को सिमटते देख सकी और समझ सकी कि आज कोई नया अपरिचित उसके रूप का लोभी विद्यार्थी यहाँ आकर फंस गया है, इसलिए उसकी इतनी पूजा है। अबनी किसी की कुछ परवाह न कर सीधा चंदे के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मुझे सेब चाहिए। सेब कैसे दिए? चंदा ने अपनी मद भरी आंखों से एक झकोला दिया और डलिया में से सेब उठाते हुए उसके ऊपर का गुलाबी कागज उतारते हुए कहा, बाबूजी, यह कश्मीरी सेब है, 2 आने का दिया है। चंदा किसी लहजे पर लड़के लोट-पोट हो जाते, पर अबनी तो जरा नहीं उसका। उसने उससे कोई भाव-ताव नहीं किया और चट कह दिया, अच्छा मुझे सेब दे दो, और वह चवन्नी फेंक चलता हुआ। अब यह बात कुछ अच्छी नहीं हुई। चंदा जो यहाँ आती है, पैसे कमाने नहीं आती। वह तो लड़कों से लड़ने झगड़ने आती है। वह चुहल करती है और चाहती है कि दूसरे भी उससे चुहल करें। इन लड़कों को अपनी करारी चितवन से उभार कर वह जो कुछ पाती है, वही उसकी सच्ची कमाई होती है। वह इनसे अलग रहकर भी इन पर सत्ता चाहती है। पर यह हार कैसी? चंदा के जीवन में आज एक संधि क्षण आकर उपस्थित हुआ, जब वह जान पाई कि उसके रूप यौवन के अभेद दुर्ग को भेद कर कोई भीतर घुस आया है और उसे खंड खंड कर गया है। चंदा आज टूट चुकी है। चंदा उस दिन से बिखरी बिखरी हो रही है। वह अपने को बटोर कर समेट लेना चाहती है, पर समेट लेने की शक्ति जैसे उसने एकदम खो दी है। वह टुक टुक चंदा को जोड़कर फिर अखंड चंदा बन जाना चाहती है, किंतु उसमें जैसे सामर्थ्य नहीं, साहस नहीं, त्याग नहीं। बंधन की गांठ खोल दी गई है और चंदा खुलकर फैल गई है। वह अब नहीं बटोरी जा सकती। चंदा जब ऐसी छलना में फंसी हुई है, तब एक दिन सड़क पर फल बेचते भेंट हो गई उसकी अबनी से।
चंदा धीरे से बोली, कहाँ चले बाबू साहब? अवनी सिर नीचा किए चला जा रहा था। एकाएक आवाज सुन उसने अपना सिर उठाया तो देखा उसी दिन की संतरे वाली को। वह बड़ी आफत में फंसा। इसी बीच खड़े होकर किसी स्त्री से बातचीत करना उसे भद्दा जंचा। तब उसने छूटने की गरज से कहा, क्यों, क्या क्या फल हैं? मुझे तो अंगूर और सेब चाहिए। चंदा को अवनी की परेशानी पर हंसी सी छूटी। वह मीठे स्वर में बोली, क्या बाबू साहब, कहीं दूर दूर से खड़े होकर सौदे की बातें पूछी जाती हैं? जरा पास आइए, माल देखिए और तब सौदा कीजिए। आप कॉलेज वालों को तो नेक शऊर नहीं होता। अवनी को इस युवती नारी की बात में कुछ स्वाद सा आया। वह उसकी अवहेलना न कर सका। वह कुछ पास खिसक आया। तब चंदा ने बताया, यह देखिए बाबू साहब, रस भरे बद्दीदार संतरे हैं। ये ताजे कश्मीर सेब हैं। ये चमन के अंगूर हैं। जो चीज़ मन पड़े ले जाइए। विश्वास न हो तो थोड़ी सब चख के चीज़ देख लीजिए। और वह झटपट एक संतरे को खोलकर उसकी फांकें अवनी को देने लगी। अवनी को उसके खरेपन पर थोड़ा प्रेम सा उपजा। वह बोला, मुझे तुम्हारा विश्वास है। तुम झटपट 2 संतरे, 1 सेब और पाव भर अंगूर बांध दो। चंदा ने कहा, सब चीजें बांध दी। अवनी ने पूछा, दाम कितने हुए? चंदा ने बताया, 8 आने। अवनी पैसे निकाल कर देने लगा। चंदा तब ठुड्डी पर हाथ रखकर हंसने लगी। बोली, वाह बाबू साहब, बाजार में चीजें इस तरह खरीदी जाती हैं। जो दाम मांगे से उठा कर दे दिए। पैसे की आप लोगों को जरा कसक नहीं होती। मेरे तो कुल 5 आने हुए। अवनी रोज की भांति आज भी चंदा को नहीं समझ सका, पर और दिन की भांति उसकी आज चंदा को बुरा समझने की हिम्मत नहीं हुई। आज उसने चंदा में जो सरलता, सहृदयता और नारीपन देखा, उससे वह सहज में मोहित हो गया। तब उसने चंदा को बताया कि वह बहुत जल्दी ही हॉस्टल छोड़कर कहीं बाहर मकान लेने की सोच रहा है। हॉस्टल में उसे खाना अच्छा नहीं मिलता और भोजन बनाने के लिए वह घर से कोई आदमी बुला लेगा। इसलिए वह आज मकान की तलाश में निकला था, पर कोई अच्छा मकान उसे नहीं मिल सका। चंदा चुपचाप अवनी की बातें सुनती रही और तब बोली, बाबू साहब, मेरी निगाह में एक मकान है। 2 दिन बाद इतवार है, आप आवें। यदि आप आवें तो मैं मकान दिखा दूं। आप जब अवनी इतवार को आने की कह हॉस्टल की तरफ चला तो वह रास्ते भर इस अपरिचित, सुहृदय, चुहल से भरी नारी की बात सोचता रहा। और जब हॉस्टल पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत अलील है। उससे आज कुछ पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तब थोड़ा सा अन्न पेट में डालकर पलंग पर लेट गया। अवनी की इतवार को घर देखने की आने की बात ने चंदा के जीवन की धारा को एकाएक एकदम बदल दिया। चंदा कभी कड़ी थी, इसलिए आज इतनी सरल है। कड़ाई को दबाकर जैसे सरलता ऊपर आई है। उसमें क्रोध नहीं, हिंसा की ज्वाला नहीं, पाप का परिताप नहीं, और वह बोझिल हो पैर की बेड़ी नहीं। वह तो फूल की सुगंध की भांति सब ओर व्याप्त है। चंदा जानती है कि एक बार उसकी अवहेलना हो चुकी है। वह कड़ी होकर एक बार अपने स्तुत्य को खो चुकी है। इसी से इस बार वह ज्वाला लेकर नहीं आई है। वह तो सेवा भाव से सहज में पा गए इस सरल से खोटे अवनी को लूट लेना चाहती है। इसी बीच आ गया इतवार। अवनी देर करके आया। चंदा ने ताना मारते हुए कहा, वायदे के आप तो पूरे हैं बाबू साहब। अब मैं भी कह दूं कि आज मुझे फुर्सत नहीं, आप कल आइए तो? अवनी ने जवाब दिया, तो लो चला जाता हूँ, कल आऊँगा। चंदा क्षण भर अवनी का मुंह जोती रही। यह अवनी भी चुहल करना सीख गया। पर अब चंदा दोष नहीं देखेगी। वह तो अब अवनी की पूजा करेगी। अपने हृदय में बंद किए हुए देवता को भोग लगाएगी। वह बोली, आप भूल कर सकते हैं, पर मैं कैसे भूल करूंगी? आज आप मेरे मेहमान हैं। आप यूं ही सूखे थोड़े ही लौटने पाएंगे। और चंदा ने अवनी के सामने कुछ संतरे की फांकें, एक सेब और थोड़े अंगूर रख दिए। अवनी ने टालना चाहा, बताया कि उसे भूख नहीं, वह हॉस्टल से खा कर चला है और उसे जल्दी है। किंतु चंदा कब उसे जल्दी छोड़ने लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, वह तो मैं भी देख रही हूँ कि आपको जल्दी है। यदि सचमुच जल्दी है तो आप खा क्यों नहीं लेते? अपनी देर के लिए आप नाहक मुझे दोष मत दीजिए। अवनी ने आखिर झटपट संतरे की फांक मुंह में भर ली और 2-4 अंगूर मुंह में डाल लिए। तब बोला, लो अब चलो। चंदा अवनी को मकान दिखाने ले गई। अवनी को मकान पसंद आया। वह जल्दी ही वहां उठाने की कहकर चला गया। पर उसने अपने को एक पहेली में उलझा पाया। यह चंदा जो इतना अपनापन दिखलाती है, सो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन नहीं है, तभी तो उसको लज्जा नहीं है। तभी तो वह भटकती नहीं है। अवनी अपने हृदय के विकार से इसका मिलान कर
अपने को खींचना चाहता है, अपने को छिपाना चाहता है। इसी से वह छोह करता है। वह देखता है कि वह प्रबल वेग से चंदा की ओर आकृष्ट हो रहा है। इस कारण वह समझता है कि चंदा भी उसी वेग से उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। पर इन दो शक्तियों के महाघर्षण का फल क्या होगा? अवनी अब यह समझ नहीं पाता। भोले अवनी का यह बंधन है, इसलिए इसमें छलक नहीं है, प्रवाह नहीं है, उन्माद नहीं है, सुप्त हृदय की मीठी व्यथा है। रात भर अवनी सोया नहीं। वह इन्हीं विचारों से अपने को लपेटे रहा और सवेरा होने पर हॉस्टल छोड़कर अपने नए मकान में उठाया। तब से अब और अब से तब यह चंदा और अवनी की कहानी एक बड़ा परिवर्तन लांघ आगे बढ़ गई है। जहाँ चंदा अवनी को पाकर दूर हो गई है और स्थिर बन गई है, वहाँ अवनी चंदा को खोकर पास आ गया है और अस्थिर हो उठा है। यह संतरे वाली का जो खंड खंड रूप चंदा है, सो अवनी को पाकर फिर संविष्ट का रूप धारण करने लगा है। चंदा के लिए अब इस समस्त संसार में जैसे कहीं भी कोई रंध नहीं, कहीं भी कोई अभाव नहीं। उसके लिए सभी कुछ भावपूर्ण हो, एक सरल भाव से जागृत हो उठा है। चंदा आज रोती नहीं, हंसकर आज जलाती नहीं। वह तो अब सब कुछ सह झेल कर दुनिया पार करना चाहती है और जीने का मजा लूटना चाहती है। और यह अवनी यहाँ आकर खाने को तो ठीक ठाक पाता है, क्योंकि घर से एक आदमी आ गया है जो समय समय पर मनचाही वस्तु बना कर देता है। पर वह यहाँ आकर एक दूसरी ही बीमारी में गिरफ्तार हो गया है। एक दिन उसकी जो मीठी मीठी व्यथा थी, वह अब खूब कड़वी हो उठी है। अवनी जानता है कि चंदा ने उसे कहीं से आकर लूट लिया है, मगर इसके लिए वह उसे दोष नहीं दे पाता। वह इसके लिए अपने आप को ही दोषी पाता है और दोषी ठहरा कर भी वह बदले में जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु पाने का अनुभव करता है। इसी बीच एक दिन चंदा चली आई, पूछने लगी, कहिए बाबू साहब, मज़े में तो हैं? किसी बात की तकलीफ तो नहीं? अवनी अपने नित्य और हर्ष विषाद से, प्राणों के हाहाकार और तुमुल संग्राम के बीच से गुजर रहा था। एकाएक उसका हृदय चंदा की आवाज़ सुन धड़कन से भर गया। हृदय के सब तार उसके गले में आकर अटक गए और उसके मुंह से कोई बात न निकली। चंदा ने पूछा, मेरे आने से आपकी पढ़ाई में हर्ज पड़ा क्या? अब की बार अवनी का मुंह खुला, सो बात नहीं। चंदा ने प्रश्न किया, तो क्या बात है? अवनी साहस खोने लगा, बोला, कोई बात तो नहीं, यही पढ़ाई लिखाई की चिंता मन को खा रही थी। चंदा अवनी के चेहरे से पढ़ सकी कि उससे कोई बात छिपाई जा रही है। उसने चुटकी ली, तो न बताइएगा, और मेरा हक ही क्या जो मैं आपकी सब बातें जानूं। अवनी को शायद यह बात लगी। उसने इस बार अपना सब कुछ खोकर कह दिया, चंदा, सच पूछो तो मैं तुम्हारी ही बात सोच रहा था। चंदा एक बार लाल हो उठी, बोली, मेरी बात? छी बाबू साहब, आप ही किस गलीच औरत की बात को लेकर मत्था पच्ची कर रहे थे? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अपनी पढ़ाई कीजिए और मौज से रहिए। जब चंदा अवनी के कमरे में खड़ी हो उसे उपदेश देकर झोपड़े में चली आई, तब वह एकाएक फफक फफक कर रो उठी। आज उसका रूप हृदय के सब तारों को दबाकर गर्वीले स्वर में वही पुरातन का गीत गाने लगा। आज उसके हृदय ने अपने आकर्षण के लिए प्रयोजन ढूंढ लिया। आज चंदा के जीवन में फिर एक संधि क्षण आकर उपस्थित हुआ, जब उसने देखा कि यह अपनी एक शुभ मुहूर्त की भांति उसके जीवन में आ जड़ित हो रहा है और अपनी किसी के लिए नहीं है। उस पर और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। उसे तो भगवान ने पूर्णतः उसी के लिए उसके पास भेज दिया है। यह सोच चंदा विकट रूप हंसी। तभी आया अवनी। अवनी चंदा से बोला, चंदा मुझे माफ करना, मुझसे अपराध हुआ है, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। चंदा समझ गई कि अवनी आज भी उसे नहीं समझ सका, पर वह उसे यह न बता सकी। वह अपने उस प्रथम मिलन के अवनी के सरल मुख की सोच कांप उठी। आज भी अवनी ने देवता के समान ही उसके जीवन में प्रविष्ट होकर उसे खींच लिया। चंदा धोखा न दे सकी। चंदा ने कहा, नहीं बाबू साहब, मैं ऊंची जाति की औरत ठहरी, एक आध ऐसी वैसी बात आपके मुंह से निकल गई तो उसका क्या सोच? आप अपने को इस तरह छोटा न बनाइए। और जब अवनी चंदा के उत्तर से संतुष्ट होकर खुशी खुशी घर लौटाया, तब उसी रात को चंदा अपने घर में ताला कुंडी लगा न जाने कहाँ चली गई। धन्यवाद।